हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जैव प्रक्रिया के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कड़ी में हम लोग समझेंगे कि उत्सर्जन क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो लोग देखते हैं उत्सर्जन वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। वह प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। हमारे शरीर में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। उसे हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। कहने का मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे है कि ये नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ किस किस रूप में रहेंगे। तो नाइट्रोजनी वर्ज्य जो पदार्थ है वो रहेंगे नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ। ये पदार्थ अमोनिया के रूप में हो सकती है, ये पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में हो सकती है, ये पदार्थ यूरिया के रूप में हो सकती है। मतलब हमारे शरीर से या सजीवों के शरीर से अमोनिया को बाहर करना है, यूरिक अम्ल को बाहर करना है और यूरिया को बाहर करना है। तो अमोनिया मत्स्य वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है, जिसको ये बाहर किया जाता है। यूरिक अम्ल पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में इसे बाहर किया जाता है। और हम लोगों के स्तनधारी वर्ग में, जिसमें हम सभी आते हैं, उसमें यूरिया को रिमूव किया जाता है। समझते हैं इसको। हमारे घर में, हमारे विद्यालय में अगर साफ सफाई ना हो, कूड़ा करकट भर जाए, तो वो विद्यालय का परिसर, वो विद्यालय का वर्ग, वो घर का कमरा, वो घर का परिवेश, वातावरण कैसा रहेगा, उस गंदगी को बाहर करना है। हमारे बॉडी में बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, इसमें जो यूरिया बनता है, इस यूरिया को हम लोग शरीर से बाहर करते हैं। इसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहा जाता है। और उत्सर्जन तंत्र की इकाई, नोट हम लोग लिखेंगे, उत्सर्जन तंत्र की इकाई किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र की इकाई हम लोग नेफ्रॉन या वृक्काणु को कहते हैं। दिस इज नेफ्रॉन। ये छोटी छोटी इकाई है जो हमारे वृक्क में पाई जाती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है मानव उत्सर्जन अंग वृक्क, जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में जितनी सारे नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हैं जिसको शरीर से बाहर करना है, ये शरीर से बाहर करने में ये वृक्काणु मदद करती है।
ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र, अभी जो बताया गया है कि मनुष्य में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो एक बीन शेप्ड किडनी से शुरू होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वृक्क। ये किडनी हो, ये बीन शेप्ड है। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे ये रीढ़ की जो हड्डी है इसके दोनों ओर एक एक किडनी पाया जाता है। इसमें इस किडनी से और दूसरी किडनी से एक एक नली निकलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं वृक्क नलिका। और मूत्रवाहिनी, यूरिनेशन जिसको कहते हैं, ये मूत्राशय में चली जाती है, जो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे एक वृक्क धमनी पाई जाती है, जिसको हम लोग डॉट से ब्लैक ब्लू से कर दे रहे हैं। ये इससे जुड़ी होती है और ये इससे जुड़ी है। ये हो गया वृक्क धमनी। और इसी से रिलेटेड एक और रचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वृक्क शिरा। इसको और अच्छा स्टडी करते हैं तो देखते हैं ये जो वृक्क, दो वृक्क है बीन शेप, इसके ऊपर टोपी निवास रचना होती है जिसमें एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, जिससे बहुत सारी हार्मोन्स निकलती है। हम लोग उसको अगले चैप्टर में देखेंगे। तो ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, इससे जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसलिए हम लोग इस एड्रिनल ग्लैंड को, अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इस वृक्क में छोटे छोटे संरचनात्मक रूप में जो इकाई पाई जाती है, जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करती है, इन सब रचनाओं को वृक्काणु कहते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसका फिगर के हम लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 123 से बना सकते हैं। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 123 में हम लोग का फिगर दिया हुआ है। इसको हम फिर से समझते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन अंग के रूप में दो किडनी पाई जाती है, दो मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय है और एक मूत्र मार्ग है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ है मुख्य रूप से यूरिन है और फीकल मैटर है। पसीना भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से यूरिन और फीकल मैटर, मल और मूत्र। इसमें से जो यूरिनेशन होता है, तो यूरिनेशन के लिए ये जो एड्रिनल ग्लैंड से जो वृक्काणु है, इस शरीर के विभिन्न भागों से, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा से, ये फिल्टर करने के बाद जो नाइट्रोजन युक्त हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो अतिरिक्त जल है, वो सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ लिक्विड फॉर्म में वृक्काणु में आती है, वृक्काणु से कलेक्ट करता है और ये मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में जमा कर दिया जाता है। और ये मूत्राशय में जब जमा कर दिया जाता है तो हम लोग समय समय पर यूरिनेशन करते हैं, उसको एक्सक्रीट करते हैं, उसको शरीर से बाहर करते हैं। बिकॉज दिस वेस्ट प्रोडक्ट आर वेरी पॉइजनस टू द बॉडी। अगर इसको बहुत समय तक रखेंगे या यूरिनेशन होने में प्रॉब्लम होती है
तो एक बीमारी का संकेत है और हम लोग इसको रिमूव करते हैं हमारे शरीर में। जैसा फर्स्ट में ही बताया कि अगर बहुत सारी गंदगी हमारे विद्यालय परिसर में है, हमारे कमरे में, हमारे घर में, उसको क्यों जरूरी है रिमूव करना। सेम केस यहाँ पे है, यहाँ पे भी शरीर में जो गंदगी चीज है उसको हम लोग शरीर से बाहर करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार होती है। ये कृत्रिम वृक्क, अपोहन या डायलिसिस क्या है। हमारे शरीर में 2 किडनियां हैं और 2 किडनी में अगर एक किडनी खराब हो जाती है या वो फंक्शन नहीं करता है, अक्रिय हो जाता है, या एक किडनी अगर हम किसी को डोनेट करते हैं, ट्रांसप्लांट होता है, तो भी मेरा एक किडनी एक्सक्रीशन करने के लिए उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर दोनों किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, अक्रिय हो जाए, तो इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसके वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में अगर उसका वृक्क काम नहीं कर रहा है तो हमारे कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये अपोहन या डायलिसिस एक ऐसी युक्ति है जिसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से, ब्लड से हम लोग निकालते हैं और ये टाइम टू टाइम होता है अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर के अनुसार हम लोग कहते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को 1 महीने के बाद आना है या एक सप्ताह के बाद आना है। तो उसके शरीर के अनुसार, उसके वृक्क के फंक्शन करने के अनुसार ये क्रियाएं होती है। ये काफी खर्चीला भी है। अब लोग देखते हैं लास्ट, पादपों में उत्सर्जन। जिस प्रकार हमारे ह्यूमन में एक वृक्क एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो क्या पादपों में कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है? तो देयर इज नो स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लांट्स। हमारे पादपों में, हमारे पौधों में, हमारे पेड़ पौधों में कोई विशेष अंग नहीं होती है जिससे हम वर्ज्य पदार्थों को बाहर करते हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं कि पत्तियों से, बाइलिप्स, पत्तियों द्वारा क्या होता है कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, तो रंध्र में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है और वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जो अतिरिक्त जल है उसको बाहर किया जाता है, अतिरिक्त जल का निष्कासन। और यही पत्तियों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, गैसों का विनिमय होता है, इससे ये छुटकारा पाती है। फिर कुछ जो पत्तियां हैं वो पीली पीली हो जाती है, तो पीली पत्तियां स्वतः झड़कर नीचे मृदा के साथ मिल जाती है। फिर कुछ स्टेम से, तनों द्वारा भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। पौधों में जो गोंद बनती है या जो रेजिन बनता है, ये अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन ये उपयोगी अपशिष्ट पदार्थ है। ये कैसा होता है? ये संचित जाइलम के रूप में उपस्थित होती है, संचित जाइलम के रूप में उपस्थित होती है। तो हमारे पौधों में कोई विशेष अंग नहीं होती है जिसके द्वारा उत्सर्जन होता है। फिर भी पौधों में हम लोग देखते हैं जो छाल पुराना पड़ जाता है वो झड़कर गिर जाता है, जो पत्तियां पीली हो जाती है वो झड़ जाती है, और विशेषकर जो उपयोगी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो गोंद है, जो रेसिन है, वो हमारे काम आती है, जो कि पौधा का ये अपशिष्ट पदार्थ आता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन ह्यूमन में किस तरह से होता है, पादपों में किस तरह से होता है, और अगर हमारा वृक्क काम करना बंद कर दे, अक्रिय हो जाए, तो उसके सुधार के लिए हम लोग कौन सी प्रक्रिया करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम
and excretion in plants. Thank you.